हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा के चैनल पे। तो हम लोग जो हैं एसएससी की एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ठीक है, इन फ्यूचर अभी अप्रैल ऑनवर्ड्स होने वाले हैं, जो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, उन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हमने अभी तक जो है 4 सेट्स को कवर कर लिया है और आज जो है हमारा 5वां सेट, ठीक है, 5th सेट हमारा रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ रावी रिवर। जो रावी रिवर है उसका वैदिक नेम क्या है, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअली करेक्ट आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन का, ये है ऑप्शन नंबर सी, पुरुषनी। पुरुषनी जो है रावी का आपका वैदिक नेम है, ठीक है। और जो ऋग्वेद है आपका, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद के अंदर 7 रिवर के बारे में बात किया गया, 7 रिवर्स के बारे में बात की गई है, ठीक है, जिसे सप्त सिंधु, सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सप्त सिंधु। अब इन सप्त सिंधु में, ठीक है, एक तो आपकी सरस्वती है, ठीक, एक सरस्वती रिवर है जो कि विलुप्त हो गई है प्रेजेंट टाइम पे। बाकी 5 जो रिवर्स हैं, ठीक, एक तो सरस्वती हो गई, दूसरी 5 रिवर्स जो है वो कहाँ की, पंजाब की। जो कौन सी है, रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलुज, ये जितनी भी रिवर्स है 5 पंजाब में फ्लो होने वाली, वो 5 रिवर। और जो 7वीं रिवर है उसके बारे में कोई जानकारी ऋग्वेद में खास नहीं मिली है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था हमारा, रावी रिवर को पुरुषनी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें एक नाम होता है यमुना रिवर, है ना, यमुना रिवर, यमुना रिवर। यमुना रिवर को कालिंदी के नाम से जाना जाता था, कहाँ पर, ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम पे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पुरुषनी इज द ऋग्वेदिक पीरियड नेम ऑफ रावी रिवर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द फेमस बैटल फॉट इन हरियाणा। हरियाणा में कौन सी लड़ाई जो है वो मुख्य रूप से लड़ी गई, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये डेफिनेटली आप सभी को नाम पता होगा, बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की लड़ाई जो है वो हरियाणा में लड़ी गई, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसकी जो है 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, 3। वो 3 कौन कौन सी हैं, जिसमें से एक जो जिसने, जो हरियाणा में ये बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसकी वजह से जो भारत का इतिहास है वो काफ़ी हद तक बदला, ठीक है, जो उस टाइम पर चल रहा था। अब इसमें जो हम पहली लड़ाई की बात करें तो ये हुई थी 1526 में। ये ईयर ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस में कई बार पूछा जाता है कि कौन सी लड़ाई कब हुई, क्या हुई, किसके बीच में हुई, ठीक है। 15 अप्रैल 1900, सॉरी, नॉट अप्रैल, 1526 में हुई थी पहली पानीपत की लड़ाई। और डेट थी 21 अप्रैल की, ठीक है, 21 अप्रैल, ठीक है। और ये हुई किसके किसके थी, ये हुई थी मुगल्स के बीच में। मुगल्स, और मुगल में कौन, बाबर, ठीक है, बाबर और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, इब्राहिम लोधी के बीच में, ठीक है, इब्राहिम लोधी के बीच में। और इस लड़ाई में कौन जीता था, डेफिनेटली बाबर जीता था, ठीक है, बाबर जीता था। और उसने अपना जो एम्पायर है, मुगल एम्पायर, उसको क्या किया, एक्सटेंड किया, ठीक है। उसके बाद फिर लड़ाई हुई सेकंड, हम यहाँ बात कर लेते हैं सेकंड की, ठीक है। सेकंड पानीपत की जो वॉर हुई वो हुई थी आपकी 5 नवंबर 1956 में, ठीक है। डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ ईयर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1526 और 1556, लगभग 20 साल बाद लगभग इसके, है ना। पहली लड़ाई के 20 साल बाद दूसरी लड़ाई हुई 1956, नहीं 1556, ठीक है, 1556 में, ठीक है। तो ये लड़ाई हुई, ये किसके बीच में हुई, ये हुई थी हेमू, हेमू एंड अकबर के बीच में, अकबर के बीच में, ठीक है, हेमू और अकबर के बीच में ये लड़ाई देखने को मिली। उसके बाद जो थर्ड पानीपत की वॉर हुई वो हुई थी 14 जनवरी 1761 में, ठीक है। 1761 देखिए और 56, इसमें मतलब कई सालों का, दशकों का ये अंतर आ रहा है, ठीक है। और ये किसके बीच में हुई, ये हुई थी आपकी मराठा एम्पायर, मराठा एम्पायर के, मराठा एम्पायर और कॉलिशन था किसके बीच में, कॉलिशन मतलब एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल्स, ठीक है, जो कई सारे, जैसे हम देखते हैं ना कि सरकारें, जैसे किसी को बहुमत नहीं मिलती तो दो पार्टियां, 3 पार्टियां मिलकर सरकार बना लेती हैं। तो उसी तरीके से कॉलिशन में एक तरफ तो मुगल मराठास थे, दूसरी तरफ कौन थे, दूसरी तरफ थे जो जो अफगानिस्तान का राजा था, किंग मोहम्मद शाह अब्दाली, रोहिल्ला अफगान दुआब के थे,
और सिराजुद्दौला जो नवाब ऑफ अवध था, ये लोग शामिल थे। ठीक है, जितने भी मुगल्स थे वो मोस्टली एक तरफ थे। और इसमें लड़ाई हुई ये आपकी थर्ड पानीपत ऑफ वॉर, जो कि 1761 के अंतर्गत देखने को आपको मिली। ठीक है, तो ये तीनों जो डेट्स है बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1526, 1556 और ये 1761। ठीक है, ये तीनों सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है कि कब कब कौन कौन सी लड़ाई हुई और किसके किसके बीच में हुई। ठीक है, तो ये थी आपकी पानीपत की लड़ाई जो हरियाणा में लड़ी गई। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट ऑल्सो नोन एज अ ब्लैक एक्ट, काला कानून किसे कहा जाता है, किस एक्ट को। ठीक है, काला कानून एक्चुअली कहा जाता था रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट एक्चुअली क्या था, ये एनार्की थी एक तरीके की, मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि तानाशाही टाइप का एक कानून था, जिसमें कि भाई किसी भी व्यक्ति को जो आज की डेट में हमारा जो 144 सेक्शन हम लगाते हैं, 144 सारे लगते हैं, जहाँ पर 5 लोगों से ज़्यादा एक पब्लिक प्लेस पर कोई जमा नहीं होना चाहिए, है ना। तो उस तरीके का कानून था, उसमें जो भी कोई व्यक्ति पाया जाता था, मिलता था एक गैदरिंग करते हुए, उसको पकड़ के सीधा जेल में डाल दिया जाता था और जेल में डाल के उसको 2 साल की सज़ा दे दी जाती थी। तो ये इस तरीके का एक काला कानून था, उसे ब्लैक काला कानून ब्लैक एक्ट कहा के नाम से जाना जाता है, रॉलेट एक्ट को। ठीक है, और ये क्या था आपका रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट था बेसिकली, इसे क्राइम एक्ट के तरीके से लाया गया। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कब लाई थी, 1919 के अंदर। ठीक है, 1919 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट लाई थी। ठीक है, और इसका नाम जो ये रॉलेट पड़ा, तो ये रॉलेट क्यों पड़ा, ये भी एक जो उस टाइम पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो जज थे, पार जो उनकी कोर्ट वगैरह थी, उसके जो जो चीफ जज थे, प्रेसिडेंट जज थे, उनका नाम था सर सिडनी सिडनी रॉलेट। ठीक है, तो ये उनकी चेयरमैनशिप में इस तरीके का कुछ एक्ट आया, तो इसलिए उनके नाम पर ये रॉलेट एक्ट को डाला गया। ठीक है, क्लियर। अभी देखिए यहाँ पर एक एक्ट की बात कर रहे हैं, पिट्स इंडिया एक्ट और ये कंडेन काउंसिल एक्ट। ठीक है, ये तो अलग अलग है। यहाँ पर एक डिफरेंट चीज़ दिख रही है आपको स्क्रीन पर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, ये क्या था, रेस्ट्रिक्शन लगा रहा था किस पर, प्रेस के ऊपर। प्रेस के ऊपर जो आपका मीडिया है, ठीक है, उस टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ज़्यादा नहीं थी, बट जो आपका प्रिंट मीडिया था वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता था। तो उस पर क्या है, एक तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाने का काम इस वर्नाकुलर एक्ट ने किया था। ठीक है, और ये कब आया था, ये आया था 1878 के अंदर। ठीक है, कि अभी इस एक्ट के लगाने के बाद क्या है, जो भी प्रेस है, मीडिया है, वो किसी भी सरकार की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके किसी भी एक्ट की या किसी भी कानून की, कोई सी भी जो उन्होंने काम किए, तो उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, आप बड़ाई करोगे ठीक है, अगर जो आप क्रिटिसाइज करोगे तो आपके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके के जो कई सारे प्रावधान इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर देखने को मिले। और इसी टाइम पर क्या चल रहा था आपका, 78 था। ठीक है, और इसी टाइम पर जो सेकेंड एंग्लो 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 अफगान वॉर भी चल रही थी आपकी। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये वाला एक्ट पर्टिकुलर लाया गया, इसी ड्यूरेशन में सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर चल रही थी, इसकी वजह से ये एक्ट लाया गया। क्योंकि देखिए अब इसमें क्या है, वॉर चल रही थी तो ब्रिटिशर्स भी इन्वॉल्व थे उसमें, तो उनकी क्रिटिसाइज ना हो दुनिया भर में, तो इस वजह से इसको एक्ट को लाके उनके जो फ्रीडम थी एक्सप्रेशन करने की, एक्सप्रेस करने की, उसको दबाया गया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था हमारा, ब्लैक कानून या ब्लैक एक्ट किसे कहा जाता है, वो है आपका रॉलेट एक्ट को। ठीक है, और इसी एक्ट की वजह से जो आपका जलियांवाला बाग जो मैस्करेट हुआ था 1919 में, इसमें जनरल डायर ने कई सारे निहत्थे लोगों को गोलियां चला के उनको मौत के घाट उतार दिया, तो वो इसी एक्ट के ड्यूरेशन में ही हुआ था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादीन। खादीन इज द मोस्ट मल्टीपर्पज मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस इन विच एरिया ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये एक एक्चुअली वाटर कंजर्वेशन मेथड है, जिसमें कि जो इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे बारिश हो रही है, तो इस तरीके से जो लैंड एरिया है जहाँ पर लो लाइंग एरिया, जो हाई एरिया है, तो यहाँ पर क्या, जैसे बारिश हुई, यहाँ पर रेनफॉल गिरी, तो यहाँ पर एक समथिंग बैराज टाइप का या हिंड्रेंस टाइप का क्रिएट करके ये जो पानी है ये आपका कहीं इधर उधर फ्लो ना हो जाए, उसको यहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है। और यहाँ से कुछ बच गया तो उसको आगे थोड़ा सा और एक बैरिकेड लगा के वहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है। तो इस तरीके का जो मेथड है वाटर को प्रिजर्व करने का राजस्थान के एरिया में, क्योंकि वहाँ क्या देखिए पानी की स्केसिटी रहती है। ठीक है, तो बारिश हो रही है तो
जैसे एक बड़ा मास ऑफ लैंड है, तो बारिश हुई तो यहाँ पर एक कोई तालाब तरीके का बना लिया गया, तो जितना भी बारिश हुई तो वो डिफरेंट डिफरेंट चैनल के थ्रू आपके इस तालाब में आ गए, तो उस एरिया के जो आसपास के लोग हैं उनको वो वाटर एज अ वाटर सोर्स मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो मेथड है उसे कहते हैं खादिन। तो ये कहाँ पर मोस्टली पॉपुलर है? ये पॉपुलर है आपका बाड़मेर और बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर इस तरीके का जो मेथड है आपका वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जनरली ये इस तरीके का जो मेथड है वो कहाँ यूज़ किया जाता है? एरिड एरियाज में, जो आपके सूखे एरिया है, डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर इस तरीके के मेथड को यूज़ किया जाता है पानी को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर और राजस्थान की बात आ रही, तो राजस्थान में आपको क्या देखने को मिलता है? थार डेजर्ट में देखने को मिलता है, थार डेजर्ट। ठीक है, इंडिया का जो इकलौता डेजर्ट है, मरुस्थल है, वो थार डेजर्ट आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, और राजस्थान में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है लूनी रिवर। लूनी रिवर, लूनी रिवर यहाँ से फ्लो होती है और उस रिवर को कहते हैं इंफीरियर रिवर, क्योंकि देखिए ये रिवर आपकी शुरू तो थोड़ा सा हरियाणा और हरियाणा से होते हुए राजस्थान आती है, बट गुजरात के बॉर्डर तक आते आते वो ख़त्म हो जाती है। मतलब किसी भी ओशन में जो रिवर ना गिरे, बीच में कहीं ख़त्म हो जाए और किसी बड़ी रिवर की ट्रिब्यूटरी भी ना बने, तो उस टाइप की रिवर को इंफीरियर रिवर कहते हैं, और वो एक है भारत के अंदर राजस्थान में लूनी रिवर। क्लियर? चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइक्लोन रेनफॉल डिपेंड्स अपॉन, साइक्लोन रेनफॉल जो है बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, ये डिपेंड करता है, एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो डिफरेंट एयर मास होगा, डिफरेंट टेम्परेचर होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रेशर, बहुत सारी चीज़ों पर साइक्लोन जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, और जो रेनफॉल है बेसिकली, रेनफॉल, तो रेनफॉल बेसिकली तीन टाइप की हो सकती है। ठीक है, एक कन्वेंशनल रेनफॉल होती है। ठीक है, कन्वेंशनल रेनफॉल। दूसरी होती है आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, और दूसरा होती है, थर्ड होती है साइक्लिक रेनफॉल, साइक्लिक रेनफॉल या कि फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है, फ्रंटल रेनफॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन टाइप की रेनफॉल होती है, और जो साइक्लिक रेनफॉल है आपकी, साइक्लोनिक रेनफॉल बेसिकली। ठीक है, साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक, ये किसकी वजह से होती है? जो एयर मास है आपका डिफरेंट टाइप के, भाई कहीं कहीं देखिए एयर में क्या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, कहीं पर ड्राई होगी, तो इस तरीके का टेम्परेचर कहीं ज़्यादा होगा, कम होगा, वेरिएशन रहेगा, उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स है, प्रॉपर्टीज़ हैं उस जगह की, इन्वायरमेंट की, उन सब पर डिपेंड करता है साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, इसे शॉर्ट में कहें तो स्टेट CIC है ना, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो देखिए इसका जो चीफ होता है वो एक्चुअली इसमें क्या होता है, देखिए इसको जो अपॉइंटमेंट है स्टेट के अंदर पर्टिकुलरली कौन करेगा? प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का तो रोल नहीं होता यहाँ पर, यहाँ कौन करता है? गवर्नर करता है, गवर्नर, जो कंसर्न स्टेट है उसके गवर्नर करते हैं। और जो चीफ होता है बेसिकली, ठीक है, एक तो चीफ हो गया आपका, और उसके साथ में जो मेंबर्स होंगे साथ में, उसकी जो कमीशन होगा उसके मेंबर्स जो होंगे वो नॉट मोर देन 10 होंगे, नॉट मोर देन 10, 10 लोगों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 10 लोगों तक हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, वो अलग अलग है। ठीक है, बट 10 लोगों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। उसका जो टर्म पीरियड है, ठीक है, टेन्योर, वो 5 साल का रहता है। ठीक है, और इसका जो एज है, जो CIC बनेगा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनेगा, तो वो कौन होगा आपका? उसकी जो एज है वो 65 ईयर रहेगी मैक्सिमम एज, और 5 साल के लिए उसका जो टर्म पीरियड रहता है, वट एवर जो भी जल्दी आ जाए, मतलब कोई अपॉइंट होता है 62 ईयर में, तो उसको तो 5 साल करने को पूरा टाइम नहीं मिलेगा, उसको जो 65 ईयर जल्दी आ जाएगा, 3 साल के अंदर ही आ जाएगा। कोई अगर जो 60 साल में अपॉइंट होता है तो वो 65 ईयर तक पूरा कर सकता है। ठीक है, कोई अगर जो 55 में अपॉइंट होता है 50 साल में, तो वो 55 साल तक कर सकता है अपना। ठीक है, बट उसके बाद उसको रिटायरमेंट लेनी पड़ जाती है, क्योंकि टेन्योर जो है वो 5 साल का है। ठीक है, जो भी पहले आ जाए, अब देखिए 50 वाले को क्या है, 65 तक पहुंचने में 15 साल लग जाएंगे, तो वो क्या 3 टर्म कंप्लीट कर लेगा इस तरीके से, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और जो इसका स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो रिकमेंडेशन के द्वारा होती है। एक्चुअली इसको रिकमेंड कौन करता है? CM, चीफ मिनिस्टर। जो रिकमेंडेशन कमेटी होती है उसमें चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं, और जो लीडर होते हैं उसके अपोजिशन पार्टी के जो लीडर होते हैं, अपोजिशन पार्टी के लीडर,
वो भी इस कमेटी के मेंबर होते हैं। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जिनको सीएम नॉमिनेट करेंगे, डेफिनेट जनरली क्या होता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनमें से कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। तो एक कमेटी बनती है, उसमें से ये डिसाइड किया जाता है कि इन लोगों को रिकमेंड, मतलब इस व्यक्ति को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाए। तो और वो रिकमेंडेशन लिस्ट गवर्नर के पास जाती है और गवर्नर उसको अप्रूव करके अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर ठीक, ये तो हमारा स्टेट की बात होगी। तो सेंटर में हम बात करें तो सेंटर में कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, केंद्र का अगर जो बात होगी तो वहाँ पर प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इन इंडिया इकोनॉमी विच आर द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। भारत में जो प्रिंसिपल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि भाई सामान को आपको, गुड्स है जो आपके सामान है, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, या आपका जो पॉपुलेशन है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जो लोग हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है रेलवेज़ को, इसको रेलवेज़ को, ना कि बुलक कार्ट, साइकिल, ये तो यूज़ होती है, बट मैक्सिमम जो बात कर रहे हैं मीन्स ऑफ, जो प्रिंसिपल है, मुख्य है, वो है क्या है आपका रेलवेज़ को। ठीक है, और रेलवेज जो है वो देश की जो इकोनॉमिक लाइफ है, ठीक है, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और कंट्री की डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। क्योंकि देखिए ये क्या कनेक्टिविटी का काम करता है। जो आपका देश बहुत बड़ा है, देखिए नॉर्थ से लेके आपको साउथ जाना है तो एक कम टाइम में और काफ़ी लंबा सा, मतलब एक हैवी सामान को आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, उसको इजीली मूव ऑन कर सकते हो अदर देन रोड और अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो जो मेन ट्रांसपोर्ट है, प्रिंसिपल ट्रांसपोर्ट जो है भारत का, वो कौन सा है? इंडियन रेलवेज। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द पेरियार नेशनल पार्क लोकेटेड। अब पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है ये पूछा गया है। तो ये बेसिकली कहाँ है? केरला में। और पेरियार नेशनल पार्क जो है, यहाँ पर एक रिवर भी बहती है पेरियार नाम की, पेरियार रिवर भी आपको केरला में बहती है, जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो अरेबियन सी में जाकर गिरती है। ठीक है, और ये पेरियार नेशनल पार्क है कहाँ पर एक्चुअली? ये है पंडालाम हिल्स एंड कोरोमंडल हिल्स, जो कोरोमंडल हिल्स है, ठीक है, इनके बीच में ये देखने को मिलती है। ठीक है, साउथ ऑफ वेस्टर्न घाट एंड कोटायू डिस्ट्रिक्ट जो आता है आपका, ठीक है, कोटायू डिस्ट्रिक्ट इसको हम बात करें, अगर जो केरला में कहाँ है ये, कोटाया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये पेरियार नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें और भी कई सारे देखने को मिलते हैं, जैसे इदुकी नेशनल पार्क है। ठीक है, इदुकी नेशनल पार्क भी आपको इदुकी नेशनल पार्क भी आपको केरला के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और करंट टाइम पे हम बात करें तो केरला में किसकी सरकार है? पिनारी विजयन की। ठीक है, पिनारी विजयन की केरला में सरकार है अभी। ठीक है, और केरला से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई थी अभी करंट अफेयर में कि जो आपका केरला के लोकायुक्त है, वहाँ पे जो सरकार है वहाँ ने एक ऑर्डिनेंस पास करने की तैयारी में है। क्या ऑर्डिनेंस? ठीक है, ऑर्डिनेंस निकालने की तैयारी में है, जिसमें कि जो लोकायुक्त है, लोकपाल लोकायुक्त जो होता है स्टेट का, उसकी जो पावर्स है उनको लिमिटेड कर दिया जाए। ठीक है, और जो लोकायुक्त है उसकी पावर को क्या कर दिया जाए? लिमिटेड कर दिया जाए अप टू एडवाइजरी। ठीक है, उसकी जो पावर्स हैं वो सिर्फ इतनी रहे कि वो सलाह दे सके, कोई सजा या कोई जो होता है ना पनिशमेंट इस टाइप का कार्यक्रम ना कर सके। ठीक है, कार्य ना कर सके, सिर्फ एक एज एडवाइजरी बॉडी बना के रखना चाहते हैं तो सरकार वहाँ की, इसलिए एक ऑर्डिनेंस भी लाने की तैयारी में चल रही है केरला की सरकार के अंदर। ठीक है, और केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेंसिटी एंड रिचनेस ऑफ मिल्क। देखिए जो दूध होता है ना, मिल्क हम यूज़ करते हैं घरों पे, जनरली सभी लोग यूज़ करते होंगे, तो उसकी जो क्वालिटी है, डेंसिटी है, कितना अच्छा है, कितना क्या है, प्रोटीन कितना फैट है, ये सब मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं लैक्टोमीटर। क्या कहते हैं? लैक्टोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, अब लैक्टोमीटर के बाद यहाँ पर एक दिया हुआ ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर से क्या मेजर करते हैं आप? ब्लड ग्लूकोज। जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है उसको मेजर करने के लिए ग्लूकोमीटर यूज किया जाता है। ठीक है, और स्पेक्ट्रोमीटर से आप क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं और मेजर करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को। सेपरेट एंड मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक है दूसरा हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर जो क्या करता है, ये आपका रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी को। और एक होता है हाइग्रोमीटर।
ठीक है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर वो क्या करता है, आपकी ह्यूमिडिटी को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है हाइग्रोमीटर। ठीक है। एक दो और इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, वो भी हम देख लेते हैं, वो कई बार आ सकते हैं आपके एग्जाम में। एक होता है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर जो विंड की स्पीड है, विंड से संबंधित है, विंड की स्पीड, डायरेक्शन, इन सबको मेजर करने के लिए एनीमोमीटर यूज़ किया जाता है। ठीक है। और एक होता है कैलिपर, कैलिपर। तो कैलिपर से क्या करते हैं, जो आपका सिलेंडर है, कोई भी सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर है, उसका डाया मेजर करने के लिए कैलिपर यूज़ किया जाता है। ठीक है। और फिर हम बात करें, इसमें एक मैनोमीटर भी आता है, मैनोमीटर, मैनोमीटर, सॉरी, मैनोमीटर। ठीक है। तो मैनोमीटर क्या करता है, ये क्या करता है, आपका मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का काम करता है। ठीक है। और एक होता है पायरोहीलियोमीटर। ठीक है, पायरियो हीलियोमीटर। ठीक है। ये क्या करता है, सोलर टेम्परेचर को मेजर करता है, जहाँ पर टेम्परेचर आपका 2000 डिग्री से ज़्यादा हो। ठीक है, पायरोमीटर या पायरोहीलियोमीटर को यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। तो जो आपका मिल्क के लिए था, वो था आपका लैक्टोमीटर। ठीक है। और मिल्क के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है, आपको देखने को मिलता है। चलिए फिर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म। क्विक लाइम, देखिए क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम को हम समझ लेते हैं, ये होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, CaO, यहाँ लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका क्विक लाइम है, ये आपका क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया और इसने क्या बनाया, स्लेक्ड लाइम। ये क्या बन गया आपका, स्लेक्ड लाइम। ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, स्लेक्ड लाइम। ठीक है। अब जो इसमें अमाउंट आपने ऐड किया तो उससे वो हो गया, स्लेक्ड लाइम बन गया। अब ये जो ऐड किया ना अमाउंट ऑफ वाटर, आपने सम अमाउंट ऑफ वाटर इस पर्टिकुलर क्विक लाइम में ऐड किया और फिर ये आपका स्लेक लाइम बना, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम, स्लेकिंग ऑफ लाइम कहा जाता है इसे। ठीक है, क्योंकि क्विक लाइम था, उसको स्लेक कर दिया पानी डाल के या फिर आपने उसको स्लेक लाइम बन गया, वो तो ठीक है, बट इस प्रोसेस को कहते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। ठीक। और ये जो आपका स्लेक लाइम मिला आपको, ठीक है, ये कहाँ यूज़ किया जाता है, मोटार बनाने में, मोटार बनाने में। अब मोटार क्या है, जो आपका चुनाई वगैरह होती है ना, मसाला बनता है, घर वगैरह आपने बनते हुए देखा होगा, जो मसाला बनता है ना आपका, सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, इन सबको यूज़ करते हुए, तो उसमें जो मसाला मोटार होता है वो, उसमें ये मिक्स किया जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्लेक्ड लाइम। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंट इज अ कार्निवोरस। ठीक है, कार्निवोरस पेंट कौन सा होता है। अब देखिए इसमें क्या है, नॉट, सॉरी, कार्निवोरस प्लांट बेसिकली, नॉट अ पेंट, कार्निवोरस प्लांट। ठीक है। जो कार्निवोरस प्लांट का मतलब, देखिए कार्निवोरस तो आप जानते ही हैं, कार्निवोरस वो जो एनिमल्स को खा जाए, है ना। देखो तीन टाइप के हमारे पास होते हैं, एक तो होता है प्रोड्यूसर, इकोसिस्टम के अंदर जो, या फूड चेन की हम बात करें, जो प्रोड्यूसर है जैसे प्लांट वगैरह है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर आपका हर्बीवोरस होता है, हर्बीवोरस, फिर होता है कार्निवोरस, फिर ओमनीवोरस। ठीक है, ये चार तरीके का स्टेजेस होते हैं फूड चेन के अंदर। ये प्रोड्यूस करता है, बनाता है, ये, सॉरी, प्रोड्यूसर है। तो हर्बीवोरस प्रोड्यूसर को खाता है, घास फूस को। ठीक है। और जो हर्बीवोरस को जो खा रहा है, मतलब हर्बीवोरस प्रोड्यूसर को खा गया, और कार्निवोरस जो है वो हर्बीवोरस को खा जाता है, जो ये एनिमल्स होते हैं। और ओमनीवोरस जो होता है वो क्या करता है, आपका ओमनीवोरस जो है वो इसको खाता है, आपका हर्बीवोरस को भी खाता है और आपका प्रोड्यूसर को भी खाता है। ठीक है, दोनों को खाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट वाले की, जो कार्निवोरस है, वो जो एनिमल को खा रहा है। तो ऐसा कौन सा प्लांट है जो एनिमल को खा जाता है, मतलब एनिमल जो उसके ऊपर से कीड़े, तितलियाँ या जो बोट वगैरह होती हैं, सब जो बैठ जाती हैं उसके ऊपर, तो वो उनको ही खा जाता है। तो वो ऐसा प्लांट होता है वीनस फ्लाई ट्रैप, ये होता है। तो वीनस फ्लाई ट्रैप जो है, ये एक ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर अगर जो कोई भी, ये जो उड़ने वाली तितलियां हैं या आपके बोट्स हैं, ठीक है, कीड़े बैठते हैं, तो वो भी उनको ही निकल जाता है, खा जाता है। ठीक है। और इन्हें कहते हैं पिचर। ठीक है, इनके पास क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर टाइप का बॉडी होती है इनमें, जिसे कहते हैं पिचर, जिसमें वो ट्रैप करते हैं इन सभी कीड़ों को। ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया वीनस फ्लाई ट्रैप। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेमोरी साइज,
इन अ कंप्यूटर डाटा स्टोरेज 1 GB इज इक्वल्स टू हाउ मेनी MB, 1 GB कितने MB के बराबर होता है। तो ये तो आपको मोस्टली सभी को पता होगा कि 1 GB जो है वो कितना बराबर होता है, 1024 MB के बराबर, ठीक है। 1 GB इज इक्वल्स टू 1024 MB, ठीक है। तो इतने MB के बराबर होता है। अब ये तो हो गई एक बात, ठीक है। अब अगर जो हम इसको दूसरे टर्म में बात करें तो ये हो गया आपका एक तरीके से 1 मिलियन बाइट्स, ठीक है। हम बाइट्स की टर्म में बात करें तो 1 मिलियन बाइट्स हो जाती है। अब एक छोटा सा कन्वर्जन है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये तो एक सिंपल एग्जांपल है, और भी कन्वर्जन अगर जो आपको एग्जाम में आते हैं तो आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो उसको करने के लिए उसको क्लीन कर देते हैं, और क्वेश्चन का आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए देखिए, 4 बिट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 निबल के, निबल, ठीक है। निबल भी एक यूनिट है इसी में। और 8 बिट, फिर हम बात करते हैं 8 बिट, 8 बिट जो है वो 1 बाइट के बराबर होती है, BYTE। बाइट और बिट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। 1 KB, 1 KB 1 किलोबाइट है ना, ये होता है आपका 1024 बाइट के बराबर, ठीक है। फिर आता है 1 MB, 1 MB होता है 1024, ये वाला आंकड़ा ऑलमोस्ट सेम चलेगा कुछ टाइम तक। फिर होता है ये KB के बराबर, यहाँ KB हो गया MB के बाद, ठीक है। MB के बाद आता है 1 GB, तो ये क्या था 1024 MB, ठीक है। हम कन्वर्जन्स देख रहे हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आपका। फिर 1 GB के बाद 1 TB आता है, टेराबाइट। तो 1 TB क्या होता है, 1024 GB के बराबर, 1 टेराबाइट, ठीक है। टेराबाइट के बाद आता है 1 पेटाबाइट, PB, पेटाबाइट, पेटाबाइट, PB मतलब पेटाबाइट, ठीक है। तो ये होता है 1024 GB, आपका TB, सॉरी TB के बराबर होता है, ठीक है। और फिर हम बात करें इसी में और आगे, तो होता है 1 XB, ठीक है। अब यहाँ पर जो XB है वो क्या होता है, एक्साबाइट, एक्स मतलब एक्सा और बाइट, ठीक है। 1 एक्साबाइट जो होता है 1024 PB, ये PB क्या था आपका, पेटाबाइट, ठीक है। और इसी में 1 ZB, और Z क्या है यहाँ पर, ये Z है जेटाबाइट, जेटाबाइट, ये एक्साबाइट, जेटाबाइट, ठीक है। तो ये भी कितना था 1024 आपका XB के बराबर, पिछले वाले को हम उतने में रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एक और देख लीजिए, जेटाबाइट के बाद आता है योटाबाइट, है ना, 1 YB, तो ये कितना होता है 1024 ZB के बराबर, ठीक है। ये है वाई योटाबाइट, योटाबाइट, जोटाबाइट, एक्सोबाइट, और ये पेटाबाइट, और ये टेराबाइट, ठीक है। तो ये सारे कन्वर्जन ध्यान रखिए, मान लीजिए कहीं से भी कोई भी कन्वर्जन आपको पूछता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गए होंगे सारे ये कन्वर्जन्स, जो भी वैल्यूज़ है। ये देखिए, ये वैल्यूज़ तो आपकी सेम है, बट ये वाला जो आपको पॉइंट है आगे का वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे, जो हमारा एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट है उसका 5वां सेट था हमारा आज का, ठीक है। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं आपकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वो आपको पता लगती रहे कि कब आई हैं, ठीक है। और उनसे आप इन्फॉर्मेशन लेते रहें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।